नमस्कार दोस्तों, आज का ये एपिसोड स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें है विदेश जाने के नाम पर कम अनुभव यानी कि जानकारी की कमी। मैं हमेशा से एक रिक्वेस्ट करता आया हूँ क्योंकि इस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ पिछले 25 वर्षों से, तो मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि लोगों को सही जानकारी मिले। विदेशों में जाना हर एक व्यक्ति का आज के समय में एक सपना है। सपना इसलिए क्योंकि उसे साकार करने के लिए बहुत सी कोशिशें करनी पड़ती हैं। मैं पुरुषोत्तम भट्टी आपका ये वादा करता हूँ कि आपके सपनों को साकार करूँगा, मगर शर्त एक है कि आपका सपना है, आपको देखना है कैसे आप उसको साकार कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर जैसे हमारी धनराशि कि कितने पैसे हमारे पास हैं, किस कंट्री में जा सकते हैं, क्या कर्ज लेकर ही विदेश जाना ज़रूरी है। आमतौर से सुनने में आता है, जितने भी कंसल्टेंट्स आज के डेट में काम करते हैं उन्हें ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि लोग एक ही बात के साथ उन्हें आके कहते हैं कि हमने कर्ज लेकर विदेश जाने के लिए आपको पैसा दिया है। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों कर्ज लेकर विदेश जाना है। अगर आप कोई कारोबार करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, किसी भी तरह का कोई भी काम करना चाहते हैं, तो क्या पैसों का अरेंजमेंट नहीं करते? अगर पैसों का अरेंजमेंट करते हैं और वो काम नहीं चलता या किसी तरह की कोई परेशानी आती है, तो उसके लिए क्या हम किसी को ज़िम्मेदार मानते हैं? ऐसे ही जैसे हम शिक्षा के माध्यम से विदेशों में वीज़ा अप्लाई करते हैं, डिमांड और सप्लाई की वजह से या किसी भी कारण से हमारा वीज़ा नहीं आ पाता, तो क्या उसके लिए कंसल्टेंट ज़िम्मेदार है? क्या कंसल्टेंट ने कोशिश नहीं की? क्या कंसल्टेंट नहीं चाहता था कि आपका वीज़ा आए? लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं एक कसूर एक कंसल्टेंट का ही निकालते हैं। आप लोगों को शायद ये जानकारी नहीं है कि दूतावास यानी कि भारत के अंदर जो बनी हुई एम्बेसियां हैं, उनके अंदर जो बहुत ही बड़े बड़े क्वालिफाइड पर्सन MBBS या उससे भी ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन जो हैं वो वीज़ा ऑफिसर्स हैं। तो वो आपकी क्वालिफिकेशन देख के, वो आपको समझ के, वो आपको जानकर फिर आपको वीज़ा देते हैं और कई बार वीज़ा नहीं मिलता। एक कंट्री में नहीं मिला तो दूसरी कंट्री, दूसरी में नहीं मिला तो तीसरी कंट्री, ये कोशिश आपकी होनी चाहिए। भेड़ चाल किनकी है? एक ही कंट्री के पीछे कौन पड़ जाता है? हमारे लोग, यानी कि आप लोग पड़ जाते हैं कि हाँ हमने कनाडा ही जाना है क्योंकि वहाँ पर PR होती है। हमारी एलिजिबिलिटी बनती है या नहीं बनती हम नहीं देखते। हमारे डॉक्यूमेंटेशन में कहाँ कमी है कहाँ नहीं हम नहीं देखते। मजबूर कर देते हैं एजेंट को कुछ ना कुछ मदद करने के लिए। जब वो मदद करता है तो वही फंस जाता है। और आज के समय में अगर आप ये चीज़ को देखोगे, आज जिस कंट्री में आपका वीज़ा लगना चाहिए वहाँ आप अप्लाई नहीं करते। जो कंट्री आपको दिल खोल कर वीज़ा देती है वहाँ आप अप्लाई नहीं करते। आप सोचते हैं अपने पड़ोसी को, आप देखते हैं अपने रिश्तेदार को, मगर आप भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान में रहते हुए भी एक क्लास में पढ़ने वाले बच्चे एक SP बन जाता है और एक हवलदार भी नहीं बन पाता। एक ही क्लास के, एक ही टीचर के बच्चे हैं, एक ही परिवार में 2 भाइयों में से एक भाई बहुत तरक्की कर जाता है और एक नहीं कर पाता। कंपेयर मत कीजिए किसी के साथ भी। हाँ, विदेशों में जाना ज़रूरी है, ये मेरी बात पक्की है, क्योंकि अगर आप विदेशों में जाते हैं तो वहाँ की करेंसी वैल्यू कई गुना होने की वजह से आप पैसा कमा पाते हैं। 2-4 साल 5 साल अपनी ज़िंदगी के लगाने के बाद हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी पाते हैं। तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, किसी की बातों में नहीं आने की ज़रूरत कि आज कनाडा हो रहा है, आज ऑस्ट्रेलिया हो रहा है, या आज UK हो रहा है, या कौन सी कंट्री का वीज़ा हो रहा है और कौन सी कंट्री का वीज़ा नहीं हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आपकी एलिजिबिलिटी कैसे बनती है, आपकी जो पोजीशन है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, आप किस उम्र में हैं, कितना आपके साथ क्वालिफ़िकेशन का मैटर करता है, आपके एक्सपीरियंस का मैटर करता है। इन सब चीज़ों को जब हम जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तब कहीं जाके हमारी कोशिश होती है कि हाँ अब हमारा वीज़ा लग सकता है। एक कंसल्टेंट के पास कम से कम 10, 15, 20 परिवार आज के समय में खाना खाते हैं, अपनी रोज़गार चलाते हैं। तो आप भाइयों से अनुरोध है कि जो भी भाई कंसल्टेंट भाई के पास जाके अपना वीज़ा लगवाना चाहता है वो अपनी जागरूकता को बढ़ाए, किसी की बातों में भी ना आए। मैं बार बार कह रहा हूँ, हर इंडस्ट्री में गलत लोग हैं, ठीक लोग हैं, मगर एक्सपीरियंस को जानिए कि किसका कितना एक्सपीरियंस है, कैसे उसने अपनी ज़िंदगी को कैसे उस मुकाम तक पहुँचाया है। आप कोशिश करें, अगर एक देश में नहीं वीज़ा होता तो दूसरी जगह नहीं होता, तीसरी जगह। कोई भी रिफ्यूज़ल विद्यार्थी आज के समय में निराश ना हो कि उसका विदेश जाने का सपना टूट जाएगा। आप करेंसी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो बहुत इजी है कैलकुलेट करना। $, आपकी समय में 75 के आसपास है, यूरोपियन कंट्रियाँ 90 रुपीज़ के आसपास हैं, अगर हम ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की बात करें तो 60 रुपीज़ के आसपास है। UK आज की डेट में हाईएस्ट करेंसी यानी कि 100 रुपीज़ प्लस। अब आप कंपेयर कीजिए कि अगर वहाँ पे 1000 रुपया कमाते हैं या 2000 रुपया कमाते हैं तो उसका यहाँ पे कितने गुना होता है। आपकी वहाँ की करेंसी वैल्यू के अकॉर्डिंगली होगा या आपके अकॉर्डिंगली होगा। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ अब्रॉड एजुकेशन, हाउ यू हैव टू बी गो। क्योंकि 10+2 पास बच्चे हिंदुस्तान में क्या भविष्य बना सकते हैं आप जानते हैं। ये ग्रेजुएशन करने के लिए हमें 3 साल निकालने पड़ते हैं और उन 3 सालों के अंदर हमारा खर्चा होता है। आप कैलकुलेट कीजिए 3 साल में हम कितना खर्चा करते हैं। उसके बाद हम मास्टर डिग्री के लिए ट्राई करते हैं, जॉब्स ट्राई करते हैं, मगर एंड ऑफ द टाइम वी आर नॉट गेट एनीथिंग।
और एक कहीं ना कहीं बेरोजगारी का हमें सामना करना पड़ता है। लाइफ के 4 से 5 साल हम एक्सपायर कर देते हैं 10+2 के बाद, जबकि विदेश जाने के बाद पहले ही महीने में यदि आपका आस पड़ोस से कोई भी बच्चा गया तो आप जानिए कि 10+2 पास विद्यार्थी विदेश जाने के बाद एक ही महीने में कितने पैसे कमा सकता है। साथ में शिक्षा हासिल करता है, साथ में माँ बाप का प्यार हासिल करता है, एक जिम्मेदार बन जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ जाती है अपनी ज़िंदगी को जीने की। जब इन सिचुएशनों से, इन हालात से बच्चा गुजरता है तो किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता उसे। अगर मैं एक छोटे से तरीके से कहूँ, उसका कोई गलत मतलब ना निकाले, कि मैं विदेशों में जाने वाले विद्यार्थियों को एक फ़ौजी के समान समझता हूँ, कि जैसे एक फ़ौजी हमारे देश की रक्षा करता है, अपने परिवार की रक्षा करता है, अपने परिवार के लिए धनराशि एकत्रित करके देता है, बॉर्डरों पर ज़िंदगी को लड़ता है, इसी प्रकार मेरे द्वारा या मेरे जैसे हज़ारों कंसल्टेंट द्वारा भेजा हुआ विद्यार्थी अपने परिवार के लिए पैसा कमाता है। फ़ौजी से ज़्यादा स्ट्रगल वाली लाइफ फ़ॉरेन में जीता है, कोई उसके साथ नहीं होता, कोई उसका अपना नहीं होता, सब उसको यूज़ करने वाले वहाँ पे मिलते हैं, उसके यार दोस्त मिलते हैं जो बन जाते हैं टेम्परेरी और बाद में उसको यूज़ करके उसको छोड़ जाते हैं। काम वहाँ घंटों के हिसाब से होता है, वहाँ हफ्ते के हिसाब से, महीने के हिसाब से तनख्वाहें नहीं मिलती। हिंदुस्तान की तरह 8 घंटे जॉब करने में 4 घंटे जो हम काम करते हैं वो सिस्टम नहीं है। आप जो लोग जानते हैं, देखिए उनकी स्ट्रगल, उनकी मेहनत, उन बच्चों की जो बच्चे विदेशों में बैठे हैं। तो मेरा अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट, कर्ज लेके ना जाएं, क्योंकि बच्चे भी परेशान होते हैं। कर्ज उतारने की ज़िंदगी उनकी ख़त्म हो जाती है, वो ज़िंदगी को जी नहीं पाते, वहाँ पे सेटल नहीं हो पाते, मानसिक रोगी हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा अपील करूँगा मैं आप सब लोगों से, जिनके बच्चों के वीज़ा नहीं आते, प्लीज़ उन्हें बख्श दीजिए। परिवार वालों से अनुरोध करूंगा, रिश्तेदारों से, आस पड़ोसियों से, कि भी प्लीज़ इनका वीज़ा नहीं आया, उन्हें मोटिवेट कीजिए, उन्हें कहीं और के लिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए मजबूर करें। सुनने में आया है कि वीज़ा ना आने के बाद कुछ बच्चों ने सुसाइड तक करने की कोशिश की। कौन है उसके कसूरवार? क्या कंसल्टेंट जिसने सिर्फ वीज़ा लगवाने की कोशिश की, या वो दूतावास जिसने उसको वीज़ा नहीं दिया, या वो कंट्री के रूल रेगुलेशन जो टाइम टू टाइम चेंज हो जाते हैं, या आपका परिवार, आपके अंदर के जो लोग हैं जो उस बच्चे को निराशा का मुंह दिखाते हैं और अंत में उस बच्चे को कहीं ना कहीं अपने आप को निराशा फील होती है। तो मेरी आपसे अपील है कि प्लीज़ समझिए हम कंसल्टेंट की मजबूरियां भी, और साथ दीजिए। हमारा बच्चों की ज़िंदगी बनाना हमारी ड्यूटी है, हम बनाएंगे आपके बच्चों की ज़िंदगी। विश्वास ग्रुप से पुरुषोत्तम भट्टी यही रिक्वेस्ट करता है कि कर्ज लेके भी देश न जाएं, बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, एक देश में नहीं हुआ तो दूसरे देश में अप्लाई करें, कोई भी रिफ्यूज़ल विद्यार्थी परेशान ना हो। थैंक यू वेरी मच।